डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने 2 वीडियो पहले बनाई हुई हैं पी ब्लॉक की। अब ये 3rd वीडियो है। इसके अंदर 18th क्वेश्चन तक किए हुए फर्स्ट 2 वीडियोज़ में। अब ये 19th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर 7 के NCERT क्वेश्चंस। इसमें कहा है नोइंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज फॉर O2O- एंड O- to O2- as -141 and 702 respectively, how can you account for the formation of large number of oxides having O के ऊपर 2- स्पीशीज एंड नॉट O के ऊपर -1 पे। मतलब ये है कि O से O- जाने में इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। मतलब एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेता है, बट O- को दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम देने के लिए चलते हैं तो उसके अंदर 702 किलो जूल्स एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए बट फिर भी क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है O2- स्पीशीज़ के ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। ऐसा क्यों? एक्चुअल में O से O- जाने में न्यूट्रल ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है। न्यूट्रल ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो O- बनेगा और इसके अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है। ये आसानी से काम हो रहा है। तो इसमें एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है? -141 किलो जूल्स पर मोल। बट O- है और उसको एक और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, नेगेटिव विल रिपेल नेगेटिव, तो इसलिए O के ऊपर 2 नेगेटिव जाने के लिए हमको 702 किलो जूल्स एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ ये रिलीज़ हो रही थी, यहाँ हमें देनी पड़ रही है। ठीक है, बट इवन देन ज़्यादातर O2- कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलता है ऑक्सीजन। तो उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो O2- है उसके अंदर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटरमोस्ट शेल में, 2 और मिल गए तो इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो आउटरमोस्ट शेल में, तो इसका क्या हुआ कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो मोर स्टेबल। दूसरा बात यह है कि O2- की लैटिस एंथैल्पी इज़ मच हायर। लैटिस एंथैल्पी में क्या होता है कि जब O2- मान लो Mg2+ के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो MgO बनने में एनर्जी रिलीज़ होगी। Lattice enthalpy is the amount of energy released when 1 mole of gaseous ions combine together to form the compound. Amount of energy released when the different ions react to form 1 mole of solid या crystalline substance from the gaseous ions. ये gaseous हैं और अगर ये combine करके इसको बना रहे हैं तो उसमें जो energy release होगी that is lattice enthalpy, ये release होती है। तो पाया यह गया है कि O2- की लैटिस एंथैल्पी O- से बहुत ज़्यादा है, तो इट विल मोर देन कंपेंसेट दी 702 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू कन्वर्ट O- टू O2-। O- से O2- में जाने के लिए इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, बट जब ये कंपाउंड बनाएगा तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। मान लो 1500 किलो जूल्स एनर्जी निकल रही है, तो ये 702 मोर देन कंपेंसेट हो गई। तो इसलिए इट विल जनरली फॉर्म O2- कंपाउंड बिकॉज इट्स लैटिस एंथैल्पी इज हाई एंड इन O2- इट हैज़ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन दी आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, इसको हटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब 20th क्वेश्चन देखते हैं। विच एरोसोल्स डिप्लीट ओजोन। एक्चुअली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो एरोसॉल्स हैं ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। CF2Cl2। तो अब ये क्या होता है, ये CF2Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल बनता है, और ये जो ओजोन के साथ Cl फ्री रेडिकल रिएक्ट करके इसको ClO बन जाता है और O2 रिलीज़ हो जाता है। तो ओजोन टूट के ऑक्सीजन बनती जाती है। ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलता है, ये ओजोन को डिप्लीट करता जाता है, उसको तोड़ता जाता है, तो उसकी वजह से ओजोन लेयर पतली होती जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ मिनिमाइज़ किया जाए। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से निकल रहे हैं? जो AC है या हमारी फ्रिजेज़ हैं उनके पीछे जो गैस भरी होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं। तो ये एरोसोल्स जो है डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। H2SO4 को लार्ज स्केल पे हम बनाते कैसे हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। इसमें एक्चुअल में पहले सल्फ़र का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाए, या तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा, या सल्फ़र डाइऑक्साइड हमें कुछ सल्फाइड के ओर्स हैं जैसे FeS है उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो FeO + SO2 बनता है। तो वहाँ से भी हम ले सकते हैं इन दी ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन
सल्फाइड्स ऑफ ओर्स। कुछ ओर्स में सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, उसको हम स्टोर कर लेते हैं, तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो इसमें 4 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। अब इसको बनाने में यहाँ पे हम कैटलिस्ट देते हैं V2O5 और टेम्परेचर अराउंड 720 केल्विन और 2 बार प्रेशर देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज़ कन्वर्टेड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। और जो तीसरा स्टेप है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीसरे स्टेप में सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 देंगे तो ओलियम बनेगा, H2S2O7, इसको ओलियम कहते हैं। और फिर ओलियम को जब हम पानी देंगे रिक्वायर्ड अमाउंट का, तो रिक्वायर्ड अमाउंट की सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन की बन जाएगी, H2SO4 बन गया। ये 4 रिएक्शंस हैं। पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनाओ, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाओ, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब करेंगे, ओलियम बनेगा। ओलियम में जब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो दीज आर द 4 रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। एक्चुअली ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में हम वाटर डाल के भी बना सकते थे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर वुड हैव गिवन अस H2SO4, बट इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो एक तो सल्फ्यूरिक एसिड की वेपर्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, जहाँ भी लगेंगे वहाँ जल जाएगा, और इसके अलावा इसके वेपर्स बन जाते हैं तो प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इन 4 स्टेप से करते हैं और इनको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटलिस्ट लेते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड, टेम्परेचर 720 केल्विन एंड 2 बार प्रेशर, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इसको H2SO4 में जब एब्जॉर्ब कराते तो ओलियम में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर डाल के सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। हटाते हैं इसको भी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd, हाउ इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड एयर पॉल्यूटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट इसलिए है कि व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड अगर 5 ppm के आसपास भी हवा में होती है तो एक तो हमारे लंग्स में इरिटेशन बहुत होती है और आँखों में इरिटेशन होती है, ठीक है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर लंग्स। और दूसरी बात यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड जब लार्ज क्वांटिटी में हवा में होती है और रेन के साथ कंबाइन कर जाती है तो इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड, तो वो एसिड रेन होती है। तो और ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड इट इज़ हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑल्सो, और एसिड रेन जो है वो बिल्डिंग्स के लिए हार्मफुल है और सॉइल के लिए भी हार्मफुल है और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी। तो 2 तरह से इसका नुकसान है। एक तो ये हमारे लंग्स में प्रॉब्लम करती है, वॉइस बॉक्स में, आँखों में इरिटेशन करती है। इसके अलावा दूसरा है इट कॉजेज, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एयर, तो एयर के अंदर अगर रेन अगर आ रही है तो रेन के साथ इट विल कॉज एसिड रेन, एंड दिस एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। तो एक तो ये इसलिए एयर पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन हमारा 23rd है, वाई आर हेलोजेंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है? वही होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl- बन जाएगा, तो ये रिडक्शन हुआ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो क्लोरीन या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इसलिए हैं क्योंकि ये 17th ग्रुप में हैं। तो इनकी एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। 2 कारण हैं, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मोर, और दूसरा क्या है, इनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ हाई। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ छोटा होता जाता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं और साइज़ छोटा होता जा रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है, तो दे कैन ईजिली गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तीसरा कारण है दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू acquire stable noble gas configuration,
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, आउटरमोस्ट शेल में इनके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा दे विल अक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और क्यों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले पा रहे हैं? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई है और इनकी इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, तो इन कारणों से दे आर एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें हाइड्रोजन्स में, और आयोडीन इनमें कंपैरिजन में वीकेस्ट है। एस्टेटीन को हम कम कवर करते हैं क्योंकि ये थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th, एक्सप्लेन बाय फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड HOF। एक्चुअली फ्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2 2p, आप ले लिए 5, ठीक है। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4, ठीक है, 1 2 3 4 5। इसके पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये अगर पेड हो जाता है, ठीक है, तो आउटरमोस्ट शेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है मैक्सिमम, कभी कहीं कहीं HOF में +1 की माना जाती है कि +1 दिखा रहा है, बट इट शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके पास d ऑर्बिटल है ही नहीं, फ्लोरीन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल, तो इट कैनॉट शो एनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +2 +3 +5 वगैरह। जैसे क्लोरीन के अंदर HClO2 भी होता है, HClO4 भी होता है, HClO3 भी होता है, तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ +3 है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो सब शो कर सकते हैं +3 +5 +7, बट फ्लोरीन कैनॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 एंड +5 एज इट डज नॉट हैव एम्प्टी d ऑर्बिटल। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रखने की जगह नहीं है ना इसके पास, तो एज फ्लोरीन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल, देयरफॉर इट कैनॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड्स इन विच इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +3 और +5। तो ये केवल एक ही बनाता है HOF जिसमें इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, एक्सप्लेन बाय इन स्पाइट ऑफ नियरली द सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑक्सीजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल क्लोरीन डज नॉट। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है पर क्लोरीन नहीं शो कर रहा है, जबकि उस दोनों की इलेक्ट्रॉनिसिटी बराबर सी है। तो इसमें कारण हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 2 कंडीशंस चाहिए। एक कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कि द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल, पहली बात। और दूसरी बात है ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इट शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है बट उसका साइज़ बड़ा हो गया है। साइज़ बड़ा होने से क्या होता है कि इसका जो मतलब है अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है ना, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन छोटा है और क्लोरीन बड़ा है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस हैं और इसका साइज़ बड़ा हो जाने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो हम मेनली यही कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड द साइज ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। तो क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई है बट साइज बड़ा हो जाने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि ऑक्सीजन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके बराबर है पर हो पा रही है क्योंकि इसका साइज छोटा है। ओके, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 26 है बच्चों, 25 कर लिए। 26, राइट 2 यूजेज ऑफ ClO2। ClO2 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड also a good chlorinating agent। क्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब है क्लोरीन भी देता है, ऑक्सीडाइज भी करता है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम किस में करते हैं? गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इन प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको मारने में हेल्प करता है। क्लोरीन जो होती है इसमें से जो क्लोरीन रिलीज होगी वो जर्म्स को मारने में हेल्पफुल होगी। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ब्लीचिंग या ऑक्सीडाइजिंग दी पल्प, पेपर पल्प को सफ़ेद बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो गुड ब्लीचिंग एजेंट बिकॉज इट इज़ यूज्ड टू मेक ब्लीच फ्लावर। आटे को
आटे को वाइट करने में, ब्लीच फ्लावर टू मेक ब्रेड। जो सफ़ेद ब्रेड बनाई जाती है तो आटे का जो रंग थोड़ा सा मटमैला सा होता है, तो उसको सफ़ेद एकदम करने के लिए हम उसको ब्लीच करते हैं। तो ClO2 इज़ यूज्ड एज ए गुड ब्लीचिंग एजेंट एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीनेटिंग एजेंट में क्या करता है, ये जो वुड पल्प को और सफ़ेद करने में हेल्प करता है, और जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने में, स्टरलाइज करने में, उसमें जम्स मारने में। और जो इसकी ब्लीचिंग एक्शन है ClO2 की, वो फ्लावर को, आटे को सफ़ेद करने में हेल्प करती है। ठीक है, हटाते हैं इस 26 को, नेक्स्ट 27 देख। 27th क्वेश्चन पूछा है वाई आर हेलोजेंस कलर्ड। एक्चुअली जो हेलोजेंस हैं उनके सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब विजिबल लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो वो एक्साइट होकर हायर लेवल पे जाते हैं, और जब हायर लेवल पे जाते हैं कुछ लाइट इन्होंने एब्जॉर्ब की, बची हुई लाइट को वो ट्रांसमिट करते हैं, तो उसकी वजह से कलर आता है। और एक कारण ये भी है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हायर ऑर्बिटल पे जाएंगे और जब लौटेंगे तो फिर वो एनर्जी छोड़ते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक्साइट होकर इस ऑर्बिटल पे आ गया मान लो, ठीक है। अब जब ये वापस आएगा तो इट विल रिलीज सर्टेन एनर्जी, और वो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा उसकी वजह से कलर। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास होते हैं उनको विजिबल लाइट से एक्साइट करना आसान होता है। तो हेलोजेंस में क्योंकि सबके पास 7-7 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इट कैन बी इजीली एक्साइटेड बाय द विजिबल लाइट। देयरफॉर when the excited electrons return from their excited position to the ground state, then they emit certain radiation, that's why they are colored। ठीक है, कलर छोड़ते हैं इसलिए दे आर कलर्ड, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कलर्ड होते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। कह रहा है राइट द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विद वाटर। जब फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो HF बनाएगा और HOF बनाएगा, ठीक है। बट ये जो HOF है ये फर्दर टूट जाएगा HF एंड नेसेंट ऑक्सीजन में, ये नेसेंट ऑक्सीजन बन गया। ऐसे ही जो क्लोरीन है वो वाटर से जब रिएक्ट करेगा तो HCl बनाएगा और HOCl, और ये जो HOCl है वो ब्रेक कर जाएगा HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये जो दो रिएक्शंस हैं, ये फ्लोरीन वाला है वाटर के साथ, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो HOF पहले बनेगा, HF एंड HOF, फिर HOF फर्दर ब्रेक कर जाता है, डिसोशिएट कर जाता है HF और नेसेंट ऑक्सीजन। ऐसे क्लोरीन HCl और HOCl बनाएगा और बाद में ये टूट जाएगा HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है, इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन हो गया, 29 देख। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29th क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरीन फ्रॉम HCl एंड HCl फ्रॉम क्लोरीन। अगर आपको प्रिपेयर करना है क्लोरीन HCl से तो HCl को रिएक्ट करा दो MnO2 के साथ, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको MnCl2 बनेगा, Cl2 और वाटर बन जाता है, ठीक है। तो 4 HCl कर दिया तो यहाँ 2 Mn। तो इस तरह से जब HCl को MnO2 के साथ हीट करते हैं तो MnCl2 और Cl2 मिलता है, ठीक है। तो क्लोरीन बनानी है HCl से तो उसको MnO2 के साथ हीट कर दो, और HCl फ्रॉम क्लोरीन, तो क्लोरीन को जब हम रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन से इन डिफ्यूज्ड सनलाइट, तो क्या होगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। तो HCl से हम क्लोरीन बना सकते हैं और क्लोरीन से HCl भी बना सकते हैं। तो ये दो रिएक्शंस हम यूज़ करेंगे। ओके, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग 30th क्वेश्चन पे आ गए हैं। व्हाट इंस्पायर्ड एन बार्टलेट फॉर कैरिंग आउट रिएक्शन बिटवीन जिनॉन एंड PtF6। एक्चुअली पहले ये माना जाता था कि जिनॉन वगैरह जो हैं नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे, इनके कंपाउंड्स नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये सब स्टेबल हैं, नोबल गैसेस हैं, इनके पास इनके ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड हैं, दे डोंट हैव एनी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स। बट एन बार्टलेट ने क्या देखा कि ऑक्सीजन जो है PtF6 के साथ रिएक्ट करके O2 PtF6 बना लेता है, और उसने देखा कि जिनॉन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो है 1170 किलो जूल्स पर मोल, और O2 की मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एंथैल्पी उसने देखी 1175 किलो जूल्स पर मोल है।
तो उसने कहा जब ऑक्सीजन जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़ीनॉन के बहुत क्लोज है, बल्कि ज़्यादा ही है, वो PtF6 से रिएक्ट करके O2PtF6 कंपाउंड बनाता है, तो वाई नॉट ज़ीनॉन को अगर हम PtF6 से रिएक्ट करें तो भी कोई कंपाउंड बनना चाहिए। और जब उसने ज़ीनॉन को रिएक्ट करा PtF6 से तो एक रेड कलर का कंपाउंड बन गया HgPtF6, ठीक है। तो ज़ीनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट ये कंपाउंड बन गया रेड कलर। तो वहीं से हम लोग ने बहुत सारे और कंपाउंड ज़ीनॉन के बना लिए। तो उसको किसने इंस्पायर करा? ऑक्सीजन ने, कि ऑक्सीजन PtF6 से रिएक्ट करके O2PtF6 बनाता है, तो वाई नॉट ज़ीनॉन। और जब ज़ीनॉन से उसने रिएक्ट करा तो एक रेड कलर का कंपाउंड बन गया। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 30 तक करता हूँ और एक फोर्थ वीडियो बनाऊंगा इसकी, फोर्थ पार्ट, उसके अंदर 31 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने NCERT के क्वेश्चंस P ब्लॉक के किए हैं। P ब्लॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी वेटेज भी ज़्यादा है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन जितने हैं ज़्यादातर आप कर लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी काफ़ी कुछ कवर्ड हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा जो आपके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो तो आपको थोड़े बहुत और करने पड़ेंगे, बट बेसिक जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो NCERT के अंदर के या पीछे के होते हैं, तो वो आपको कवर हो जाएंगे इसमें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और क्वेश्चंस कवर करेंगे NCERT के। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।